लग रहा है कि 1971 इधर तुम इधर हम वाला मामला है। एक दफा फिर खुदा न ख्वास्ता ये टुकड़े करने के फैसला उन्होंने कर लिया है। ताहियात इस्तिस्ना ताहियात चीफ बनने के बाद भी खौफ कम नहीं हो रहा। डीजी हवास बाख्ता थे, मुंह से गलाजत भी निकाल रहे थे, हर्जा सराई कर रहे थे। फौज ने बरह रास्त इमरान खान से मुकाबले का फैसला किया, यानी अवाम से बरह रास्त लड़ाई। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नाजेबा जबान गालियां तक दी गई। और DJSPR को जवाबी वार तो शायद कल तहरीक इंसाफ का आएगा। आज 9 मई के मुकदमात सूबे से मुकम्मल खत्म कर दिए और तहरीक इंसाफ ने मंगल को अडयाला जेल की कॉल दे दी। बड़ी तादाद में काफिलों का जो रुख अडयाला की तरफ, हुकूमती वज़रा धमकियां भी दे रहे हैं, साथ मुज़ाकरात की दावत भी। और तहरीक इंसाफ ने भी DJSPR के वालिद के बारे में खबरें जो शुरू कर दी, वो क्या है। और शहजाद अकबर को इश्तिहारी सोहराब बरकत के मामले पर इस वक्त कश्मीर एक्शन कमेटी मैदान में आ गई कि ना छोड़ा तो कश्मीर को दोबारा बंद करेंगे। और बुरी खबर जो बरतानिया से पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद करने का हाई रिस्क कैटेगरी में डालेंगे। अब ये किसका विजन है, ताहियात नोटिफिकेशन के बाद ही मामला हुआ है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले DJSPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें एक तहरीक इंसाफ को देखने का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब इन पर मुश्किल वक्त आए, ये मायूस हों, तो अचानक DJSPR आके इनकी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा कर देते हैं, इनमें के नई रूप फूंक देते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि एक सवाल का जवाब वो 7 दिसंबर को पेशावर के जलसे में देंगे और कल भी कुछ जवाब देंगे। आज इन्होंने एक बात साबित जरूर की कि ये पाक फौज के तर्जमान नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के तर्जमान है। और इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि मैंने रुलाऊंगा। आज इनका रोना नजर आ रहा था। वो जो एक जुमला बड़ा मशहूर इनका हुआ ना कि अपनी जात का कैदी एक शख्स पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, यही बात इमरान खान ने की और यही कहा कि एक शख्स अपनी जात के लिए पूरे पाकिस्तान को घोड़े पर चढ़ा गया। अब ये 5 दिनों से बड़ी सख्त मुश्किल तकलीफ वाला वक्त इनका गुजरा कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, जाहिर है। और अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो ताकत इनके अंदर आई, इनके अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त थी वो खत्म हुई। और फिर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकियों समेत, हर्जा सराई समेत, एक्सटेंशन मिलने के बाद जो जारहाना अंदाज, सियासी बयानात, ये जो उन्होंने बातें कर दी, ये अगले 50 साल में इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जो गुफ्तगू थी, खासतौर पर मुंतखब वज़ीर सुहेल अफरीदी को कुत्ता तक कह दिया, इमरान खान के बाप तक पहुंच गए, बेटों का बहनों का जिक्र करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को बुला के तमगा ब्रिगेड लिफाफे सारे शामिल थे, पैगाम रसान सामने बिठा के खुद वर्दी पहन के मेडल लगा के छाती चौड़ी करके बरकी रोशनी कैमरे माइक, ये पैगाम क्या दे रहे थे, एक नहते जेल में कैदी तन्हाई मौत की चक्की में कैदी को, जिसके पास शायद इनकी आवाज़ भी नहीं पहुंचती, पूरी ताकत से हमलावर, और ये खुद को दिलेर और बहादुर भी कह रहे थे। इमरान खान को जरा जवाब देने का मौका देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने बिठा के करवाते तो फिर पता चलता। हाथ पांव बांध के मुंह पे टेप लगा के एक सरकारी मुलाजिम पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को नंबर 1 के तर्जमान गए। ये तो ऐसे पत्थर मारे थे जैसे ज़हनी मरीज मारते हैं। इस पर तो मुझे एक शेर याद आया, बड़ा मशहूर है कि हुसैन तेरे काफिले की याद आने लगी कि डटा हुआ एक शख्स और मुकर नहीं रहा। ये बार बार पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन है। इन्हें कोई बताए, नाम है इमरान अहमद खान नियाजी और नुमाइंदा है मुंतखब 24 करोड़ अवाम का। इन्हें नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी और तफसील बता दूं। ये मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, 92 के वर्ल्ड कप का फातेह है, जनूबी एशिया के वाहिद कैंसर अस्पताल, इतने बड़े शौकत खानों का बानी है, नमल यूनिवर्सिटी का बानी है, इमरान खान फाउंडेशन का बानी, 9 किताबों का मुसन्निफ है, पहला खुददार मुंतखब वज़ीर आज़म है। 92 में हिलाल इम्तियाज भी मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, विजडम हॉल ऑफ फेम में इंटरनेशनल क्रिकेट का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अवार्ड, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के हॉल ऑफ द फेम में इसका नाम लिखा हुआ है, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर है। सबसे बढ़कर 24 करोड़ 25 करोड़ लार्जेस्ट 5वें मुल्क का मुंतखब एक ही वज़ीर आज़म है। और ये जो अमेरिका भाग जाते हैं ना रिटायरमेंट के 24 घंटों के अंदर, उनसे पूछ लें कौन है। इनका जो बयान जनरल बाजवा का पहले सुन लें आप, अगर कि जब वो आर्मी चीफ के ओहदे पर, जो सबसे बड़ा ओहदा था, कुछ लोग कह रहे थे हम सियासी लोग हैं, खुद कह रहे थे हम 70 साल से सियासत कर रहे हैं। लेकिन जो DJSPR की कॉन्फ्रेंस में मज़ाहिया जुमला था, जब ये इमरान खान के ऊपर 3 घंटे तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा फौज को सियासत से दूर रखें, तो मुझे यकीन है कि आप लोग हंसी में लोटपोट हो गए होंगे। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की ट्वीट के एक जुमले कि जनरल आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है उसके गिर्द घूमता रहा। वो साफ साफ लग रहा था कि जुमला के अंदर जाके फटा है, उसने फाड़ के बयानिया का फाड़ के रख दिया। और DJSPR साहब के हवाले से देखें, खुद इमरान खान ने जेल जाने से पहले एक बयान दिया था, वो आप बारहा सुन चुके हैं कि पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाएंगे, और वही हो रहा है। इमरान खान का बयान आपको याद होगा, जब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को डिक्लेयर कर रहे थे, सबसे बड़ी धमकी दे रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और सिक्योरिटी थ्रेट को खत्म करने की बातें कर रहे थे। अंदाजा करें, DJSPR साहब को इमरान खान ने कहा था कि आप तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, कहीं बीच में थे कि जब पाकिस्तान के झंडे को इमरान खान पूरी दुनिया में लहरा रहा था। इस कॉन्फ्रेंस में खान का नाम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी कॉन्फ्रेंस खान की, पूरी कॉन्फ्रेंस नेशनल मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि 7 से 11 तक तुम लोग दुकानें लगा के इमरान खान की बातें करते हो, और आज अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस इमरान खान होता रहा। गुस्सा इतना था कि मुझे ये लग रहा था कि PTI के लोगों खड़ा करके मिसाइल न मार दें, खुदा न खास्ता। यकीन करें, इन्हें ये नहीं अंदाजा कि जितना जुल्म ये कर रहे हैं, जिस शिद्दत से, इनकलाब की शिद्दत भी ऐसे ही बढ़ेगी। इन बातों को लोग फिर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और मुक्ति बहानी, बल्कि ये जो दहशतगर्द कालाधन तंजीमें नजर आती हैं, उस वजूहात पे देखते हैं। ऊपर जो सामने लिफाफे और तमगे बुलाए गए थे, वो हल्का हल्का पंप भी कर, सर कुछ करें तो सर कुछ करके दिखाएं। और 3 साल से और क्या करें, मार मार के सत्यानाश कर दिया। आवाम नहीं मानती तो क्या करें हम। गुस्से में इतने थे कि इमरान खान के वाले तक पहुंच गए। अभी तो खैर वो सोशल मीडिया पे जवाब है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान के बेटों को कह रहे थे जी इनको यहां लाएं, वो बाहर बैठे हैं। जैसे इनके तमाम रिटायर्ड जनरलों के बच्चे, कोई एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेजों में पढ़ा रहा है, और सारे के सारे बरतानिया, अमेरिका, यूरोप बैठे हुए कनाडा में, और 24 घंटे नहीं गुजरते भाग जाते। असल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो कौमी सलामती का इशू उठाया, वजह याद इमरान खान ने ज़हनी मरीज क्यों कहा। ज़हनी मरीज से बड़ी सख्त तकलीफ हो, बचपन में हम लोग छेड़ते थे ना एक दूसरे को, जो कहता है वही होता है, ये वाला काम था। कौमी सलामती और नेशनल सिक्योरिटी, इन्हें वो पता नहीं क्या होती है। वो नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमलों में पाकिस्तान को मुलव्वस करा दिया, वो होती है जब पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा जाए, जब आलमी अदालत इंसाफ के अंदर सबूत के तौर पर पाकिस्तान की जलालत कराई जाए, वो होती है कौमी सलामती। या लंदन से नवाज शरीफ को डील करके जब वापस लाए,
जिसे सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, या कौमी सलामती वो होती है जो ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर बताई, जो आज वजीर दिफा है, कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती, तीनों जंगें हारे हैं, ये जर्नल हमारी हड्डियों का गोदा निकाल के करप्शन करते हैं, ये वजीर दिफा कह रहा है, ये होती है कौमी सलामती। या कारगिल के महाज पर शोहदा की लाशें छोड़कर भागने वालों को नवाज शरीफ कहे कि पाकिस्तानी फौज ने मेरी कमर में खंजर खोंपा, कहता है कारगिल में कमीशन बना के जनरलों को लटकाऊंगा, ये होती है कौमी सलामती। या आसिफ जरदारी ने कहा था मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। या हालत जंग में जब कौमी असेंबली का स्पीकर एजाज सादिक जो भी मौजूद है, आर्मी चीफ को बुजदिल कह रहा हो, किसकी टांगे और टांगे कांपती है, माथे पे पसीना है, हिंदुस्तान को जवाब नहीं दे सकती, तो कौमी सलामती। या मरियम नवाज जब फौज को कहे ना ये दहशतगर्द फौज है, ये होती है कौम की सलामती। कौम की सलामती कोई दोशीज़ा नहीं है लुट जाती है। या ISI का जब चीफ जनरल असद दुरानी रा के चीफ के साथ बैठ के किताबें लिखे, स्पाई क्रॉनिकल, सोशल मीडिया अकाउंट्स कौमी सलामती नहीं है, ये किताब जो है ना उस कौमी सलामती है। कौम की सलामती अगर आपने देखनी है तो नवाज शरीफ को देखें, जब 120 लोगों को अपने घर बगैर वीज़े के बुलाया था, जिन्हें आज दुश्मन कह रहे हैं साड़ियों और आम भेजते रहे, ये कौम की सलामती है। DGSPR साहब को आज आर्मी चीफ को जो नवाज शरीफ जलसों में खड़े होकर गालियां देता रहा वो नजर नहीं आया, लेकिन इमरान खान का ज़हनी मरीज नजर आ रहा है, कहा हुआ लफ्ज़। ये फर्द वाहिद है। इमरान खान देखे अगर चीफ इदारा है तो मुशर्रफ क्या इसराइल से लाए थे पकड़ के, वो भी तो इदारा था। आज ये कहते हैं हमारी फौज में सारे गरीब बच्चे होंगे, बाकी मेजर से नीचे सारे गरीब बच्चे होते हैं, इनके कोई में अमीर लोग तो वो है जिन्हें अरबी शहजादे के घर देखे हैरान परेशान हो जाते हैं। वो ताज़ा तरीन वो एक वापडा के जर्नल का घर देखें यूट्यूब पे, आपको पता चले ये जनरल बाजवा की बीवी के बाहर आ रहा है जो स्कैंडल, जब पापा जॉन्स के जो स्कैंडल है जरा वो देखें ढूंढ के। इन्होंने एक बात की कि थोड़े से अरसे के लिए आप ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, लंबे अरसे के लिए नहीं बना सकते, सॉरी। पाकिस्तान की कौम अपनी आंखों से देख रही है सब कुछ। ये जिस आइन और कानून की आर्टिकल पढ़ के सुना रहे थे, हालांकि पिछली तकरीर में उन्होंने खुद क्या कहा कि मैं कोई आइन का माहिर हूं, तो मैं आपको तरमीम का नोटिफिकेशन करता हूं, लेकिन आज आपको कानून के आर्टिकल भी सुना रहे थे, आर्टिकल 17 भी बता रहे थे, आर्टिकल 19 भी बता रहे थे, पूरी तफसील में नहीं जाते कि कानून तो इनकी मर्जी का रबड़ की नाक की जिधर मोड़ दें उधर मोड़ दें, जब दिल चाहे मान लें, जब दिल चाहे ना माने, और आइन और कानून तो जब चाहे बदल ही दे पूरे का पूरा। इनका अपना हलफ सियासत में मुदाखलत ना होने का। कायदे मोहम्मद रिजान साहब का तुम रियासत नहीं हो, मुलाजिम हो, बापडा ये पुलिस की तरह के इदारा हो, रियासत है मुंतखब नुमाइंदे अवाम के। ये टाइटल दे रहे हैं इमरान खान को गद्दार का, सिक्योरिटी रिस्क का, मुल्क दुश्मन का। इसी जगह पे खड़े होकर ये टाइटल पहले इसी नवाज शरीफ को दे चुके हैं, बेनज़ीर को दे चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे चुके हैं, शेख मुजीब को, फातिमा जिन्ना को, और फिर इसी नवाज शरीफ को ये खुद लेकर भी आए। तो कल इमरान खान को अगला आने वाला सलूट भी ऐसे ही मार होगा। 9 मई हमूद रहमान कमीशन कारगिल ये बताएं, अकबर बुख्ती ये आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता तक कह रहे हैं। अब उनका कोई जवाब आ गया, आप कुत्ते नहीं आप सूरत, फिर क्या होगा? अदारे की सलामती पर खतरे में पड़ेगी। तहरीक इंसाफ तो शुक्रिया अदा करे कि इन्होंने इमरान खान को अभी सिर्फ दहशतगर्द और गद्दार कहा है, मुल्क की सलामती का खतरा का है। और फातिमा जिन्ना को तो ये कहते थे अपने भाई के साथ इसके ताल्लुकात हैं, आपको पता है ये बात। ये आज इमरान खान के वालिद की बात कर रहे हैं, जबकि खुद अभी सोशल मीडिया पे देखें कि तालिबान के सबसे बड़े हामी वो साफ़ी हैं अहमद दुरानी, उसने तंजीम उम्मा का जो इंकशाफ किया, ये गूगल पर पढ़ी हुई तफसीलात। सुल्तान शरीफ आप लिख के मारे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक न्यूक्लियर इंजीनियर, एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले, 99 में रिटायर, 98 में 17 इम्तियाज भी ले गया, पर बरतानवी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और कहा उनके बारे में क्या लिखा जी, इस्लामी ज़हन रखते थे, जिन्हें आज ये ख्वारिज कह रहे हैं। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कालादम तंजीम नंबर 1 उसामा और उसके नंबर 2 के साथ मुलाकातें 2001 में अफगानिस्तान होती हैं। ऑन रिकॉर्ड अखबार में पढ़ा सब। अक़वाम मुत्तहिदा ने ब्लैक लिस्ट भी किया, पाबंदियां भी लगाई कि ये इस्लामी ज़हन रखते हैं, इस्लामी बम बनाने की कोशिश करें। और मजे की बात है कि इनका ताल्लुक बाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जोड़ा गया। उस कदीर खान से जिसे खुद परवेज़ मुशर्रफ ने PTV पे बैठा के माफ़ी मंगवाई कि एटमी हथियार कोरिया और ईरान को बेच रहा था। तो ये उनके साथ ही निकले। इस हिसाब से अब फितना ख्वारिज किसको कहा जाए? आर्मी चीफ ने तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी है, कह रहे हैं फितना ख्वारिज की, तो फिर उस हिसाब से तो इस पॉलिसी में ये भी आ जाएंगे। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि ये बहुत बड़ी मुनाफिकत चल रही है। एक जनरल कुछ कहता है, एक जनरल कुछ कहता है, एक ताकत के खेल में अपनी अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। जब ताकत से हट जाएं तो फिर आइंदा आने वाले की पिछले वाले की पॉलिसी को वो ऑन नहीं करता। फर्द वाहिद की एक पॉलिसी का देखें, यही सबसे बड़ा नुकसान है, और ये पाकिस्तान भुगत रहा है सारा। ये अमरीत और जमहूरियत की क्यों हम बातें करते हैं? जमहूरियत क्या है? आप देखें ना वो ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, जहां जमहूरियत है, हिंदुस्तान आपके साथ है। रूस का सदर वहां खड़े होकर उन्हें ब्रिक्स की सरबराही देने के लिए तैयार हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है इस वक्त जमहूरियत की वजह से। वो दुनिया के सामने धड़ल्ले से रूस का तेल खरीद रहा है, यूक्रेन की जंग में मदद नहीं करता, क्योंकि वहां जमहूरी ताकत मौजूद है। कोई फर्द वाहिद नहीं है, तमाम सियासतदान मिलकर फैसला करते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। कोई फर्द वाहिद नहीं है। और फर्द वाहिद का अगर ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, ज़हनी मरीज हो, जैसे जरदारी तो है ही, उसका तो अदालतों की रिपोर्ट है, यहाँ फील्ड मार्शल का इमरान खान ने बता दिया, जिस पर आज ने बड़ा गुस्सा भी था। और ये उसी तवाज़ुन का शायद नतीजा है कि इन्हें पाकिस्तान के ना मुआशी हालात समझ आ रहे हैं, ना खारजा पॉलिसी समझ आ रही है, ना दाखिला पॉलिसी समझ आ रही है, ना आदमी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। 3 साल हो गए इन्हें अभी तक हालात का पता नहीं चल रहा। 3 साल से अभी तक उधर ही खड़े हैं जहाँ थे। दुनिया पर दर दरवाजे बंद करती जा रही है। बरतानिया ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों को हाई रिस्क में डाल के वीज़े बंद करने शुरू कर, दुबई ने वीज़े बंद कर दिए। डॉन की आप खबर देखें, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है कि बरतानिया की यूनिवर्सिटियां दाखिलों को मुअत्तल या महदूद कर रही हैं और कह रही हैं 9 तालीमी इदारों ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया पाकिस्तानियों को। और ये उसका तोड़ क्या निकाल रहे हैं कि शहजाद अकबर को बरतानिया से कैसे डिपोर्ट करके लाया जाए। जेन मैरियट से बात करें, उसे इश्तिहारी हमने करार दिया, हमें वो पाकिस्तान में वापस ला के दो। ये उनसे ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे हाई रिस्क से निकालो, हमारे नौजवानों के लिए वीज़े यूनिवर्सिटियों के नाम बंद करवाओ। और वजह यही है कि दुनिया का कोई मुल्क भी इनके साथ ताउन के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब उसका आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया समेत तमाम जमहूरियत रखने वाले ममालिक से दरख्वास्त की जा रही है कि अब आप मुदाखलत करें। ये जो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बड़ी खतरनाक थी, मुल्क तोड़ने वाली। ये इमरान खान की बहनों की मुलाकातें जो बंद की गई, अब ये सारा मामला पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। ये अभी 44 कांग्रेसमैन का एक खत आपको नजर है। अब तमाम बड़े इदारों को, मेरे पास जो रिपोर्ट है, तजारती इदारों को भी खत लिखे जा रहे हैं, ईमेल्स लिखी जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद प्रोटेस्ट तैयारी की जा रही है कि अदलिया लपेटी गई है, खान के केसेस नहीं सुनते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पर मुदाखलत करे।
اور اس پر میرے پاس اطلاعات ہیں, میں ابھی تفصیل نہیں بتاتا اس کی, کہ کچھ لوگ بڑے پیمانے پر یہ درخواست تیار کر رہے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ IMF اور ورلڈ بینک سمیت باقی جو پاکستانی خطوط ان کو لکھ رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کیوں کر رہے ہیں, یہ غیر قانونی کام ہے. تو دیکھیں حالات انہوں نے اس نہج تک پہنچا دیے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی آپ نے قزاقستان کا صدر دیکھا ہوا تھا, اس کے ساتھ MOU معاہدے تصویریں بنی. اچھا, جس ملک کو انہوں نے بلایا 70 لاکھ کی آبادی کا یہ پنڈی اسلام آباد جتنا ایک ملک ہے, پہاڑی ملک ہے, غریب ملک ہے, نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی زمین ہے, نہ کوئی زرعی پیداوار ہے, نہ مینوفیکچرنگ ہے, نہ تیل ہے, نہ گیس ہے. یہ ملک چل رہا کس پہ ہے کہ وہ جو 40% مزدوروں کو روس بھیج کے وہاں سے کچھ پیسے آ جاتے ہیں, جس طرح ابھی انہوں نے دنیا بھر میں بھیجے ہوئے پاکستانی مزدوروں کی ترسیلات پہ ملک چل رہا ہے. ان کے ساتھ بٹھا کے MOU جن کی ٹوٹل GDP $14 ارب, جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کسی زمانے میں $12-14 ارب کی تھی, یا ابھی بھی کہہ لیں تو پاکستان کی IT اگر ٹھیک ہوتی, خان کا دور ہوتا, اس کے برابر بھی نہیں تھے. اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے, اربوں ڈالر لائیں گے قزاقستان سے, کیونکہ ملک میں جو تباہی بربادی انہوں نے کر دی ہے. آپ دیکھیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن نے اخبار میں آج اشتہار دیا ہے. اشتہار کیوں دیا کہ یہ ہماری باتیں سنتے نہیں غصہ کرتے ہیں. بڑے بڑے ایکسپورٹرز نے جو انڈسٹریاں چلا رہے ہیں, انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ پاکستان کی انڈسٹری مل, اس پر ایک تو لگا ہوا ڈبل ٹیکس, جو پاکستان سے بنا کے باہر اشیاء بھیجی جاتی ہیں انہیں سزا دی جا رہی ہے. بجلی انہیں مل رہی ہے 12.6 سینٹ کی, جبکہ بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام دے رہے ہیں 5 سینٹ کی. انہوں نے کہا ہم عالمی مارکیٹ کا کیسے مقابلہ کریں بھائی, یہاں تو بجلی کے کنیکشن یا لوڈ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں, فیکٹریاں گیس پہ چلتی ہیں, گیس پہ چلائیں تو اس پہ آ کے جرمانہ ٹھوک دیتے ہیں. اور پھر اس انڈسٹری کو جو آپ کو پتہ ہے 10 سال پرانے اربوں روپے کے بل ہیں, وہ بھی کیا نہیں وصول کرو پچھلے بل, جب انہوں نے کیے ہی استعمال. امپورٹ کروانے کے لیے باہر سے سستا مال لے آتے ہیں اور پاکستانی فیکٹریاں ویسے ہی تباہ ہو رہی ہیں. اوپر سے FBR پہنچ جاتی ہے, لاؤ جی ٹیکس نکالو. اور جرمانے کس بات پہ لگ رہے ہیں, 50-50 لاکھ کے اپنے کیمرے کیوں نہیں لگائے, صرف کیمرے کیوں نہیں لگائے. یہ اشتہار انہوں نے دیا ہے باقاعدہ, بجلی, گیس, ٹیکس اور FBR کا. تو ان حالات میں ملک چلا کے طرح دکھائیں تو صحیح کیسے چلے گا. زبردستی کی طاقت سے آپ لوگوں کو اس طرح پریس کانفرنس میں جتنی مرضی گالی گلوچ کریں, ملک نہیں چلتے ان سے. گالیوں سے ملک چلتے ہوتے تو پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ جو 2-4 لوگ سوشل میڈیا میں وہی وزیر اعظم اور صدر بنے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ خطرناک معاملے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھی انہیں اللہ کرے سمجھ آ جائے, نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, ابھی بھی عقل کر لیں اور پاکستان پہ رحم کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو, ابھی آج میرا یاد آ گیا, نورین خان سے انٹرویو بھی ہے, یا علیمہ خان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا اس پر اپنا رد عمل دیں, وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.